नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिजल्ट अफेयर में। आज ये पॉलिटी का तीसरा वीडियो है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या? यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि हिंदी भाषा में फेडरेशन यूनियन दोनों के लिए ही शब्द क्या है? देखिए, हिंदी में फेडरेशन और यूनियन दोनों का अर्थ जो होता है संघ होता है, लेकिन संविधान का जो है संविधान भारत का वर्णन अनुच्छेद के अनुसार इन शब्दों में करता है। देखिए कैसे करता है। तो देखिए अनुच्छेद 1 के 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 के 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसका दो तथ्य स्पष्ट करता है। राज्यों का संघ कहने मतलब क्या होता है? तो इसका देखिए, पहला मतलब होता है कि देश का नाम तथा दूसरा राज्य पद्धति का नाम। पहला क्या होता है? तो राज्यों का संघ कहने का मतलब होता है कि पहला देश का नाम, दूसरा राज्य पद्धति का नाम। अनुच्छेद, अब देखिए अनुच्छेद 1 के 2 के अनुसार क्या है? तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट है। राज्य क्या होंगे? तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। अनुच्छेद 1 के 2 जो है उसमें कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित होंगे। जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो पहली अनुसूची में शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान का ढांचा जो है कैसा है? संघीय है। भारतीय संविधान का ढांचा कैसा है? तो संघीय है। संघीय मतलब कहने का मतलब कि राज्यों को संघीय राज्य के स्थान पर दो कानूनों से महत्व दिया गया है। राज्यों के संघ को संघीय के स्थान पर दो कानूनों से महत्व दिया गया है। पहला क्या है? तो पहला देखिए, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। पहला है कि भारत और संघ जो है भारतीय संघ और राज्य के बीच कोई समझौता का रिजल्ट नहीं है। जैसे यूएसए में क्या है? तो समझौता है और वहाँ संघ और राज्य के बीच समझौता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा क्या है? तो राज्य जो है संघ से अलग होने का उसका कोई अधिकार नहीं है। अब अनुच्छेद 1 के अनुसार देखिए, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। भारतीय क्षेत्र को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्र में। पहला है राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है, मतलब कि जीत कर मिलाया जाता है भारत क्षेत्र में, उसको भी अनुच्छेद 1 के अनुसार रखा गया है। देखिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, कह रहा है कि संघीय ढांचे की चुनौती। तो देखिए संघीय ढांचे की क्या चुनौती है? तो संविधान के प्रावधान के अनुरूप संघवाद की सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद को क्या है? तो संघवाद को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। संघवाद मतलब क्या होता है? तो अनेकता में एकता। संघवाद का अर्थ होता है अनेकता में एकता को समाहित किया गया है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण इसे प्रभावी रूप दिया है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण इसे प्रभावी रूप दिया है। इसमें कई चुनौतियां भी हैं। भारतीय संघवाद की संरचना में उपस्थित चुनौतियों को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। क्षेत्रवाद बनाम केंद्रीय प्रभुत्व। क्षेत्रवाद भारतीय संघवाद के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। क्षेत्रवाद क्या है? तो भारतीय संघवाद जो है से देखिए, भारतीय संघवाद की संरचना में कई बिंदुओं पर देखा जाता है, जैसे क्षेत्रवाद बनाम केंद्रीय प्रभुत्व। इसमें क्या होता है कि क्षेत्रवाद जो है से भारतीय संघवाद के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। क्या है? सबसे गंभीर चुनौती है। क्षेत्रीयता आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। क्षेत्रीय क्या है? क्षेत्रीयता जो है से आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। राजनीतिक एवं क्षेत्रीय दलों के विभिन्न प्रांतों में प्रबल होने से क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ है। मतलब जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उन्हीं की मजबूती के कारण क्षेत्रीयता का भावना का विकास हुआ है, जो उससे क्या होता है, जिसमें अनेकता में एकता की भावना को कमजोर करता है, जिसमें संघवाद को क्या करता है? कमजोर करता है। अब है वित्तीय संघवाद की अनुपस्थिति। वित्तीय संघवाद की अनुपस्थिति मतलब जीएसटी के अस्तित्व में आने के साथ वित्तीय संघवाद की अवधारणा का हो गया, समाप्त हो गया। जब से जीएसटी आया है क्या है? तो जो वित्तीय संघवाद हो क्या है? समाप्त हो गया है और राज्यों के वित्तीय स्रोत पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो गया है और राज्य के वित्तीय स्रोत पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हुआ है। राज्य को समय से राजस्व तथा वित्तीय क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से संघवाद की संरचना कमजोर हो गई है। राज्य को समय से राजस्व तथा वित्तीय क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से क्या होता है? संघवाद भी कमजोर हो जाता है। चलिए, अब है कि भारत में भाषाई संघर्ष क्या होता है। तो देखिए भारत में भाषाओं की विविधता तथा इससे
अपनी भावात्मक चिंता का विषय है। भारत में जो है भाषाओं की जो विविधता है उससे भी बहुत तरह की चिंता का विषय है। जैसे दक्षिण भारतीय जो है हिंदी के विरुद्ध उठती, हिंदी के विरुद्ध क्या है, उनका भेदभाव अलग रहता है। एक बड़ी चुनौती है दक्षिण भारत के लिए हिंदी क्या है, दक्षिण भारत के निवासियों के लिए हिंदी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे वहाँ तमिल बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, वहाँ हिंदी वहाँ के लिए क्या है, एक बहुत ही बड़ा कठिनाई है का चुनाव करना पड़ता है। अब है केंद्रीकृत योजना। केंद्रीकृत योजना क्या होता है, तो देखिए संघवाद की सबसे बड़ी चुनौती को केंद्रीकृत योजना है। संघवाद की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो केंद्रीकृत योजना। संविधान की 7वीं अनुसूची में समर्थित सूची में योजना को स्थान दिया गया है। 7वीं अनुसूची के समर्थित सूची में योजना का स्थान दिया गया है। नीतियों के गठन के बाद योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी विकेंद्रीकृत ही रह गया है। जब से नीति आयोग है तब से योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी क्या है, अब विकेंद्रीकृत नहीं रह गया है, अब सेंट्रलाइज हो गया है। देखिए इसमें मैप है, आप लोग सब देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे। अब देखिए अब स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, तो स्वतंत्रता के बाद कह रहा है, देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, तो देखिए ब्रिटिश भारत में 2 प्रकार के प्रांतीय क्षेत्र थे। ब्रिटिश भारत में कितने प्रकार के प्रांत थे, तो 2 प्रकार के। पहला कौन, तो जो प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन के अधीन थे, जो डायरेक्ट अंग्रेजी शासन के अधीन थे। और दूसरा कौन था, तो दूसरा जो देशी रियासतों के क्षेत्र के अधीन थे। देशी रियासतें में क्या होता था, जिसका मतलब वहाँ के राजाओं का अनुवांशिक अधिकार होता था, उसका पुत्र बनेगा, उसका ही जो नियम कानून था वो चलता था। और जो प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थे, जो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत काम होता था। और देखिए 15 अगस्त 1947 से देश की स्वतंत्रता के बाद 600 से अधिक देशी रियासतों का क्या हुआ, एकीकरण किया गया। 600 से अधिक देशी जितने भी राजाओं थे उसको एकजुट करके भारत में मिलाया गया। ठीक है, और इसको मिलाने का श्रेय किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार देशी रियासतों के लिए भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प रखा गया था। जितने भी देशी रियासतें थे उनको भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने का विकल्प रखा गया था। अब देशी रियासतें का विलय एकीकरण। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश भारत 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित था, जिसके एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतीय प्रांत थे तथा दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़े थे। स्वतंत्रता के पूर्व जो था ब्रिटिश भारत को 2 भागों में विभाजित था। एक जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे और जिसका दूसरा था जो देशी रजवाड़ों में थे। देशी रजवाड़ों की संख्या कितना था, तो देशी रियासतों की संख्या 600 थी, जिसमें से 665 तो भारत में मिला दिया था, बाकी जो 35 थे पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। देशी रियासतों के शासकों को समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अधिकतर रियासतों को इन्होंने ही भारतीय संघ में शामिल किया। कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लगभग सभी, मतलब जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर को छोड़कर सभी जो थे से भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और मणिपुर को छोड़कर। पर भारत में शामिल होने के लिए देशी रियासतों के शासकों ने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। जितने भी 600 में से 565 मिलाया गया था ना, सभी को क्या था, एक सहमति पत्र पर सिग्नेचर कराया जाता था वहाँ के शासक द्वारा। देखिए भारतीय क्षेत्रों की रियासत में जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर को भारत में विलय कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्या पड़ा है, जैसे जूनागढ़ में क्या हुआ था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया है। देखिए जैसे जूनागढ़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो जूनागढ़ सौराष्ट्र में एक स्थित का है, एक देशी रियासत है। जूनागढ़ कहाँ है, तो वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। वहाँ का जो शासक था महावत खान की इच्छा था कि पाकिस्तान में जाने के। जूनागढ़ के जो शासक था महावत खान, उसका इच्छा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन वहाँ की जो बहुसंख्य आबादी क्या था, हिंदू था। तो बहुसंख्य आबादी हिंदू होने के कारण वहाँ की आबादी जो था हिंदू, वो चाहता था कि हम भारत के साथ विलय हो। तो इसी को लेकर क्या हुआ, एक जनमत संग्रह हुआ था। जनमत संग्रह क्या हुआ, देखिए 9 नवंबर 1947 तो जूनागढ़ को भारत का रियासत के साथ विलय हो गया था, और इसका जनमत संग्रह कब कराया गया था, तो फरवरी 1948 में, जिसमें से 91 लोग फिर भी जो वोटिंग थे जनमत संग्रह में, 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में भी वोट किया था। तो पूछा गया कि जूनागढ़ को भारतीय संघ में, तो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया है। अब है हैदराबाद रियासत। अब क्या है, हैदराबाद रियासत। तो देखिए हैदराबाद रियासत एक बड़ी रियासत थी, जिस शासक को निजाम कहा जाता था। नवंबर 1947 में भारत के साथ पुनः स्थित रखने का एक समझौता हुआ,
निजाम देखिए नवंबर 1947 में भारत को एक साथ पुनः स्थित रखने का एक समझौता हुआ। इस समझौते के दौरान ही निजाम ने एक दमनकारी शासन के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। जो निजाम थे, निजाम के ही विरुद्ध में वहाँ के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और इस आंदोलन को दबाने के लिए वहाँ के जो अर्धसैनिक बल था उन्होंने अत्यधिक अत्याचार, महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म तक की घटना को अंजाम दिए थे। देखिए अर्धसैनिक बल क्या थे, तो अर्धसैनिक बल को ही राजाकार कहा जाता था। जो हैदराबाद के निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे उसे क्या कहा जाता था, तो राजाकार कहा जाता था, जो सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। राजाकारों ने विशेष रूप से गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया था। और ये जो सैनिक था, सैनिक ने जो आंदोलन को दबाने में सबसे ज़्यादा किसको पर अत्याचार किया था, जो गैर मुसलमान थे। उन्होंने लूटपुट मचाई और हत्या और बलात्कार पर भी उतारे हो गए थे। वर्ष 1948 में निजाम के सैनिकों पर नियंत्रण पाने हेतु भारतीय सेना ने हैदराबाद में संघर्ष किया और इस आंदोलन को मतलब वो अर्धसैनिक बल पर काबू पाने के लिए भारतीय सेना ने वहाँ उतरा। और फिर क्या हुआ, तो उसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, अब है जम्मू कश्मीर। देखिए कह रहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह थे। कौन थे, हरि सिंह थे। प्रारंभ में भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। जो जम्मू कश्मीर के शासक थे हरि सिंह, न तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और न ही भारत में शामिल होना चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र रहना चाहते थे। पर हुआ क्या कि जब अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की एक जनजाति है कबीलाई जनजाति, कबीलाइयों ने जब आक्रमण किया तो वहाँ के शासक ने भारत सरकार के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर कब किया, तो 26 अक्टूबर 1947 को किया और कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। अब आता है मणिपुर। देखिए मणिपुर रियासत के शासक महाराजा बोधचंद्र सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत सरकार के साथ एक भारतीय संघ में रियासत के विलय के सहमति पत्र हस्ताक्षर किया था। तो जो मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने भी अपना सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके मणिपुर को भारत में मिलाया था। और उसके बाद फिर जनमत हुआ था। फिर वहाँ जनमत के दबाव में जून 1948 में मणिपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ। कब, तो जून 1948 में जनमत के दबाव में वहाँ चुनाव हुआ। और ये पहला चुनाव था जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर हुआ था। पूछेगा कि सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कब हुआ था, तो मणिपुर को जब भारतीय संघ में मिलाया गया था। ठीक है, तो मणिपुर रियासत के विधानसभा भारत में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे। इसको देखते हुए भारत सरकार ने मणिपुर के राजा पर भारतीय संघ में विलय के लिए दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर रियासत का भारत में विलय हो गया। अब देखिए राज्यों का एकीकरण देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रांत एवं देशी राष्ट्रों को एकीकृत किया गया था। स्वतंत्रता का प्राप्त जो है ब्रिटिश प्रांत एवं देशी राष्ट्रों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। ये 4 श्रेणी कौन थे, तो A, B, C, D नाम दिया गया था। ए में कौन कौन से भाग, ए में कौन कौन शामिल था, तो देखिए भाग ए में असम, बिहार, बम्बई और मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और जो संयुक्त प्रांत है, ये सब का था भाग ए में थे। भाग ए में कौन था, जो ब्रिटिश भारत के अधीन था, जहाँ अभी जो वर्तमान में राज्यपाल के जहाँ शासन होता है। ठीक है, और भाग बी में कौन था, तो देखिए भाग बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला जो देशी रियासतें थे जहाँ निर्वाचित विधायिका थी वे थे। भाग सी में कौन था, तो भाग सी में था अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सब क्या था, भाग सी में थे। हिमाचल प्रदेश का पूछता है कि हिमाचल प्रदेश भाग किस में था, तो भाग सी में था। और भाग डी वाला तो आप याद रखिएगा, तो भाग डी में था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार था जहाँ केंद्र सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। अब आइए कि आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ, तो देखिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार करने के परिणाम स्वरूप तत्कालीन मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में अलग करने के लिए आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। जब भाषाई आधार पर जो कमेटी बना था उसको क्या किया था, सरकार ने अस्वीकार कर दिया था कि भाषा के आधार पर किसी को राज्य का दर्जा नहीं दिया सकता है। और उसी के प्रांत जो मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। कब, तो आंदोलन हुआ था 1952 में। और इसी आंदोलन के दौरान एक कांग्रेसी नेता थे। कांग्रेसी नेता कौन थे, तो पोटी श्रीमालू जो थे, जो 56 दिन तक आमरण अनशन के कारण उनको मृत्यु हो गया था। 56 दिन तक भूख हड़ताल के कारण उनका मृत्यु हो गया। और इसी मृत्यु के कारण विवश होकर प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य का दर्जा बनाने की घोषणा हुआ। और इसी बात का हुआ फिर सभी राज्यों ने भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन करने का मांग करने लगा।
तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कब कैसे हुआ था? तो जो पोट्टी श्रीरामुलु जो कांग्रेस के नेता थे, उनकी मृत्यु भूख हड़ताल होने के कारण सरकार को झुकना पड़ा था। अब है देखिए नए राज्य की स्थापना। देखिए नए राज्यों की स्थापना के संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। कितने? तो 2 प्रकार के संसद की शक्तियां प्राप्त है। प्रथम है नए राज्यों को संघ में शामिल करना तथा दूसरी नए राज्यों को स्थापित करना। अनुच्छेद 2 के अनुसार क्या है कि नए राज्यों को संघ में शामिल भी कर सकते हैं या नए राज्यों को स्थापित भी कर सकते हैं, एक नया राज्य भी बना सकते हैं। पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर जो पहले से अस्तित्व में है, दूसरा शक्ति उन राज्यों को लेकर है जो अस्तित्व में नहीं है। ये सब किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है? तो देखो संसद को भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान जो राज्य का है उसका क्षेत्र को, सीमा का नाम बदल सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकता है, इसका अधिकार किसको है? तो संसद को है। देखिए संसद और क्या काम करता है? तो संसद को निम्न अधिकार प्राप्त है। क्या कहता है? वह किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। वो तो अलग भी कर सकता है, चाहे 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है, चाहे किसी को सीमा को घटा बढ़ा भी सकता है, सीमाओं को परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है। सब कौन करता है? तो संसद का ही कार्य है। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या है? तो अनुच्छेद 3 के संदर्भ में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। प्रथम क्या है? उपयुक्त परिवर्तन के संबंध में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किया सकता है। देखिए कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत होता है, तो सही बात है। और दूसरा में क्या है कि विधेयक जो है किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधेयक को मानो कोई भी जो है उसको मानो राज्य का सीमा बदलना है, नाम बदलना है, सीमा को घटाना बढ़ाना है, तो आप उस राज्य से संबंधित विधानमंडल को राष्ट्रपति जो है वहाँ विधेयक को भेजता है। ठीक है, मत भेजने के लिए भेजता है। पर ये राष्ट्रपति अगर विधानमंडल वहाँ स्वीकृति करे या मान्य दे या नहीं दे, तो इसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य नहीं है। एक मत निश्चित समय सीमा के अंदर दिया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। अभी बताएं। अनुच्छेद 4 में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश, गठन है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं और नामों में संसद द्वारा किए गए परिवर्तन ने बनाई गई विधि को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 4 क्या है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी मतलब संसद द्वारा राज्य से संबंधित कार्य किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या होगा? उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए इस प्रकार का कानून क्या है? सामान्य बहुमत और साधारण विधायिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जो भी काम मनुष्य संसद द्वारा होता है, राज्य का नया राज्य बनाना, चाहे उसका सीमा बदलना, ऐसे नाम परिवर्तन करना, चाहे सीमा को घटाना बढ़ाना, ये सब साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है? साधारण बहुमत से होता है। अब है देखिए कि क्षेत्र का अर्पण पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को सौंप कर किसी अन्य देश को दे सकता है। संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को सौंप कर किसी अन्य देश को भी दे सकता है। जैसे आप बांग्लादेश में देखे होंगे, कुछ बांग्लादेश का सीमा जो था भारत में था, भारत का कुछ सीमा बांग्लादेश में था, जो दोनों ने आदान प्रदान किए थे। इस किसके द्वारा था? तो संसद द्वारा था। तो संसद को अधिकार प्राप्त है। देखिए बेरुवाड़ी संघ 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा राज्य की सीमा सौंप कर भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को नहीं दे सकता। बेरुवाड़ी मामले में कहा गया कि आप भारत जो है भारत का संसद किसी साधारण विधि द्वारा राज्य की सीमा को समाप्त करके किसी अन्य देश को नहीं दे सकता है। अब ऐसा भी कहा गया कि 1968 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। देखिए 1969 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 1969 में कहा गया कि सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्या है? नहीं है। देखिए ब्रिटिश शासनकाल में प्रांतों का गठन किस विवेक अथवा लोकतांत्रिक विचार के आधार पर न होकर राजनीतिक और प्रशासनिक सुविधाओं के अनुरूप हुआ था। सही बात है। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक रूप प्राप्त करने के साथ साथ भाषाई और संस्कृति चेतना बढ़े, जिससे प्रांतों एवं राज्यों के गठन के लिए भाषाई सिद्धांत को अपनाया गया। ठीक है। देखिए पहला भाषाई आयोग कब बना था? तो देखिए पहला भाषाई आयोग जो था एस के धर कमेटी था। कौन था? एस के धर। इन्होंने एक कमेटी कब बना था? तो 1948 में जो न्यायाधीश थे एस के धर की अध्यक्षता में इसका क्या था? तो भाषाई प्रांत का आयोग का गठन किया गया। इन्होंने गठन हुआ तो 1948 में, रिपोर्ट कब दिया? तो दिसंबर 1948 में दिया। जून में गठन हुआ था और दिसंबर में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि राज्यों का निर्माण का आधार
भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक होना चाहिए। इसके आधार का आयोग का कमेटी का रिपोर्ट था कि नए राज्य का जो गठन है सब भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यकुशलता पर होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यकुशल पर होना चाहिए। अब है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति के अंतर्गत धर आयोग का भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार करने के पश्चात अत्यधिक असंतोष उत्पन्न होता है। देखिए, दिसंबर 1948 में कांग्रेस के 3 नेताओं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया को शामिल कर इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत कर इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार किया। जेवीपी समिति में कौन थे देखिए, तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारामैया। इस कमेटी का कब आया था तो 1948 में आया था। कब? 1948 में बनाया गया था। इन्होंने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया और इस समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। यह भी कहा कि भाषा के आधार पर नहीं बनाया जाता। अब आया फजल अली आयोग। देखिए, फजल अली आयोग का है तो देखिए, आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात देश के दूसरे हिस्से में भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने का आंदोलन शुरू हो गया था। फिर क्या हुआ कि इस आंदोलन से बाध्य होकर सरकार ने भाषा आधार पर गठन की मांग को अध्ययन करने के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किया। इसके सदस्य कौन कौन है? देखिए, हृदयनाथ कंजूरी थे, के.एम. फणिकर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कब? 1955 में। इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इस आयोग ने भी कहा कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या किया? मान्य नहीं किया, उसको भी अस्वीकार कर दिया। और इन्होंने राज्य का गठन निम्न आधार पर किया कि आप भारत की एकता और सुरक्षा का संरक्षण हो, भाषा एवं संस्कृति एकरूपता हो, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक तत्व हो, वित्तीय और आर्थिक प्रशासनिक तत्व और जन कल्याण हो। इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इस आयोग ने सुझाव दिया कि 4 आयाम ABCD राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर देना चाहिए और 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने बोला था कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होना चाहिए। अपने रिपोर्ट में बोला था। कौन? फजल अली। केंद्र सरकार ने जन भावना की सिफारिश को समझते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की गई और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अब देखिए, आप फिर इसके बाद आता है शाह कमीशन। शाह कमीशन का गठन 1956 में हुआ। ये कब हुआ? तो जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया। इस शाह कमीशन ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के बाद हरियाणा को पंजाब से पृथक कर राज्य बनाया, जबकि चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाकर उसे पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया। तो किस कमेटी की जरूरत? तो शाह कमीशन के द्वारा। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल रहा था। इन संघर्षों से बाहर होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है। इस आयोग का कार्य के सीमांकन के मामले पर ध्यान देना तथा और अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया और राज्यों की सीमा का निर्धारण बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। देखिए, इसमें 14 राज्य कौन कौन थे? तो देखिए, आंध्र प्रदेश था, असम था, बम्बई था, मद्रास, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मैसूर, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल था। ये सब क्या था? तो 1956 के अंतर्गत था। लेकिन मैसूर जो था अभी मद्रास उसका नाम चेंज करके फिर उसको अति किया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर था, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप सब क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए, ये समाप्त हुआ।